अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। इस साल आने वाले सैलाब ने जहां एक तरफ 60 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर किया, वहां इसी सैलाब से माशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मईशत पर भी मनफी असरात पड़ने का खदशा है। हुकूमत ने इस साल GDP ग्रोथ के लिए टारगेट 4.2% मुकर्रर किया था, ताहम IMF के हालिया जायजे और सैलाब की वजह से अब तक जो है इस टारगेट को कम करके 3.5% तक कर दिया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों ने खबरदार किया है कि बारिशों और सैलाबों के बायस ये शरह आइंदा महीनों में मज़ीद कम हो सकती है और इम्कान है कि इस साल GDP ग्रोथ 2.6% तक रहेगी, जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल महंगाई भी 5.5% से बढ़कर 7% होने का इम्कान है। इदादो शुमार के मुताबिक सैलाब के बायस मुल्क भर में तकरीबन 2 मिलियन एकड़ ज़राई ज़मीन मुतासर हुई है, जिनमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े हिस्से शामिल हैं। सिर्फ पंजाब में ही 18 लाख एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया है, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी चावल, कपास और गन्ने की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि फसलों की ये तबाही आइंदा महीनों में महंगाई, खुराक की किल्लत और बरामदात में कमी की सूरत में अपना असर दिखाएगी। क्या महंगाई मज़ीद बढ़ने जारी है और हुकूमत इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठा सकेगी, और अगर ज़राई शोबे को फौरी तौर पर इमदाद ना दी गई तो क्या पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो सकता है? नाज़रीन, सीनियर सियासतदानों ने हुकूमत के माशी इदादो शुमार पर शदीद तनकीद भी की है। ज़ुबैर उमर साहब ने हाल ही में ये कहा है कि जो भी हुकूमत ने फिगर्स दिए हैं वो सारे फज्ड हैं। जो कल एक मीटिंग हुई नेशनल अकाउंट्स कमेटी की, जिसमें पिछले साल का तखमीना दोबारा से उसको दुरुस्त किया गया, बिकॉज जाहिर सी बात है इतने ख़राब नंबर्स थे, तो उसको जो किया गया वो उसको हम कहते हैं फजिंग, एक नंबर्स की हेरा फेरी। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने कहा कि जी ग्रोथ जो हुई थी लास्ट क्वार्टर में वो 5.7% हुई। अब पहले क्वार्टर में 1.2%, दूसरे क्वार्टर में कोई 1.5%, तीसरे क्वार्टर में कोई 2%, तो चौथे क्वार्टर में 5.7। अब 5.7 शो करने के लिए सारे के सारे नंबर्स तकरीबन चेंज किए गए, फज किए गए हैं। आप ज़ुबैर उमर साहब की बात सुन रहे थे और वो कह रहे थे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हुकूमत ने फज किए हैं। तो नाज़रीन, अब सवाल वही उठता है कि क्या महंगाई मज़ीद बढ़ने जा रही है? सैलाब हाल ही में आए हैं उसकी वजह से, और हुकूमत इसको रोकने के लिए क्या इकदाम उठा सकती है और ख़ास तौर पे ज़राई शोबा जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकती है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं, सीनियर फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। लीडिंग इशूज़ इन इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान एजेंडा फॉर रिफॉर्म, हाल ही में उन्होंने ये किताब लिखी है। थैंक यू सो मच पाशा साहब, इट्स अ रियल प्लेजर ऑलवेज टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो आपने जो तनकीद है हुकूमत के ऊपर वो तो सुन ली, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सैलाब आया है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों की कीमतें हैं वो तो बढ़ेंगे ही, मगर क्या ये वक्ती तौर पे होगा और फिर जो एक प्रोजेक्शन दी है वर्ल्ड बैंक ने, फिर से ग्रोथ रेट हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें जो 2022 का सैलाब आया था उससे कुछ सबक हासिल करने चाहिए। अब आप ये देखिए कि 2022-23 में पूरा साल जब गुजरा है तो शरह नमू जो है वो मनफी हो चुका था, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो नुकसानात हुए हमारी फसलों को, लाइफ स्टॉक को वगैरह वगैरह, वो जब रिफ्लेक्ट किया गया तो मनफी आया है आपका शरह नमू उस साल का। अब इस साल जो सैलाब आया है, अंदाज़ा हमारा कम से कम आगाज़ में ये था कि ये कम से कम इतना ही सख्त है जितना 2022 का सैलाब था जी। मगर अब मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स आना शुरू हो गए हैं और एक तरह से कुछ ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि कमी तो आएगी शरह नमू में, मगर वो बहुत ही मामूली सी कमी होगी। इंशाल्लाह 3% तक हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगर हम 1 से 2% की रेंज में रहें तो वो बहुत मुनासिब होगा, इसलिए कि नुकसानात तो ज़रूर हुए हैं। और अब आप ये देखिए कि फसलों पर जो असर पड़ा है वो अब वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएगा।
राइट। मगर आपने ऑपोजिशन की जो तनकीद है वो तो सुन ली। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोalition पार्टनर है वो भी कहते रहे पंजाब हुकूमत को कि आपको फिल फॉर इंटरनेशनल डोनर्स के पास चले जाना चाहिए। क्या वो एक सही तजवीज़ उनको दी गई थी? डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि पंजाब हुकूमत को पहले ही चले जाना चाहिए, या उनका जो एक फ़ैसला था कि पहले हम असेसमेंट करेंगे डैमेज का फिर हम जाएंगे बैनुल अक़वामी ताकतों के पास उनसे कर्जा लेने के लिए? देखिए, असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है और पिछले मर्तबा 2022-23 में एक मुनासिब असेसमेंट काफ़ी तेज़ी से किया गया था और आपको हैरत होगी कि जो कॉस्ट आया, जो लॉस हुआ है हमारे उस वक्त के सैलाब का, वो $30 अरब एस्टिमेट था। और पाकिस्तान जब गया है अपील इंटरनेशनली करने के लिए, तो ये फिगर्स हमारे पास सॉलिड किस्म के तैयार किए हुए थे और हमें बड़े मुनासिब ऑफर्स मिले तकरीबन $9 अरब के। मगर हुआ ये कि पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइजेशन वगैरह तो कुछ किया भी नहीं था क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए, तो मुश्किल से हम $2 अरब इस्तेमाल कर पाए हैं इंटरनेशनल एजेंसी से। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाए क्लाइमेट चेंज, जबकि IMF ने आपको एक रेजिलियंस फैसिलिटी के तहत $1.4 अरब भी दिए हैं। इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्टाइजेशन होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट होनी चाहिए और तेजी से इसको टॉप प्रायोरिटी देकर, आफ्टर ऑल पाकिस्तान डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी द गवर्नमेंट, बट इमरजेंसी के नतायज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें कोई खास नजर नहीं आए एक्शंस के लिहाज से। So it is very important that climate change be given topmost priority and we handle it with absolutely with maximum allocation of priority and resources. ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की, मगर देखिए मरीम नवाज साहिबा बार बार ये कहती रही कि जी हमें इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी ताकतों के पास या इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पंजाब हुकूमत खुद ही अपनी मदद आप कर लेगी। क्या पंजाब हुकूमत के पास वो कैपेसिटी है? चूँकि IMF ऑलरेडी कह चुका है कि जो भी हमने आपको रकम दी है आप वो सैलाब ज़दगान के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मसला है। देखिए, अब आप ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि फसलों को कितना नुकसान हुआ है, और पिछले मर्तबा तो काफ़ी ये हुआ था कि 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जी। तो इसलिए इस मर्तबा पता नहीं क्यों हमारी हुकूमत में, हालांकि खुद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया जबकि पिछले मर्तबा इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया था। इस मर्तबा ख्याल ये था कि अर्जेंसी है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, इंटेंसिटी बहुत है और आगे चलकर बहुत से इक़दामात लिए जाएंगे, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स वो मोमेंटम और कमिटमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। जब आप कहते हैं कि वो मोमेंटम और कमिटमेंट नहीं नजर आ रहा, व्हाट हैज डिसअपॉइंटेड यू? Disappointed me is the quick action in terms of relief, rehabilitation, and to some extent move towards reconstruction and a process of bringing the system back to normal. हमें even the relief side, I have a feeling, has not been as strong as it ought to have been. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, चूँकि हम भी इन इलाकों के अंदर घूम के आए हैं और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहाँ पे रिलीफ एफर्ट जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ। इधर ही एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। पाशा साहब, आप जो मैक्रो पिक्चर है उसको बड़ी अच्छी तरीके से जांच लेते हैं। अब मुझे बताइए कि ये फ्लड्स तो एक हम कह दें अगर एक सेटबैक है, तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं, हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं। ब्लूमबर्ग कहती है कि हमारी एक इकॉनमी है जिसने जल्दी से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से वो निकली है। आर वी ऑन द राइट ट्रैक? अल्लाह का फजल है, पिछले साल जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे थे। खास तौर पे आप ये देखिए कि करंट अकाउंट को हम सरप्लस में कन्वर्ट कर दिया और पहली दफ़ा तकरीबन 2 डेकेड्स के बाद हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में गया। और उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि स्टेट बैंक इंटरवीन्ड इन दी मार्केट फॉर रेमिटेंसेस एंड preempted most of the remittances.
तकरीबन $8 अरब एक्स्ट्रा उठा लिए। उसकी नतीजे में आपका जो करंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तवाज़ुन अदायगी में, वो बेहतर हुआ है। दूसरी तरफ बजट की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, और अगरचे शॉर्टफॉल रेवेन्यूज में हुआ मगर उसके बावजूद 20% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल किया। और तीसरी तरफ जो वाज़े तौर पर मुनासिब बात थी वो ये थी कि अफरात ज़र में वाज़े तौर पर बहुत कमी आई। तो ये अच्छा साल गुजरा। अब हमारी सबकी दुआ है, मगर इस साल आगाज में ही आपने देखा कि सैलाब आ गया, और अब जो वाज़े तौर पर एक चीज नजर आ रही है कि हमारा करंट अकाउंट जो है, ट्रेड बैलेंस जो है, वो प्रेशर में आना शुरू हो चुका है। और हो सकता है कि 2022-23 की तरह हमारे राइस के जो बरामदात हैं वो काफ़ी कम हो जाएं, कपास के इंपोर्ट करना पड़े और गंदम को भी इंपोर्ट करना पड़े, वगैरह वगैरह चीज़ें होने वाली हैं जी। तो हो सकता है कि हमारा जो तिजारती खसारा है या सरप्लस है वो मुतासिर हो सकता है, और पाकिस्तान का रिजर्व्स फिर से कुछ हद तक प्रेशर में आ सकते हैं। एग्रीकल्चर को जी बहुत बड़ा धचका लगा है इस सैलाब के दौरान, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप ज़राअत के शोबे की मदद नहीं करेंगे तो फिर मामलात और बिगड़ सकते हैं बहुत तेज़ी से। ख़ास तौर पे जो किसान हैं उनको बहुत एक लिविंग क्राइसिस हो सकता है। तो हुकूमत को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ज़राअत के शोबे की मदद करने के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारे जो छोटे किसान हैं जी, उनमें से जिन लोगों ने छोटे छोटे कर्ज लिए हुए हैं उनको या तो आप रोल ओवर करें या राइट ऑफ कर दें, ये बहुत जरूरी है। कर्जों को राइट ऑफ करना, ये कर्जों को, छोटे कर्जों को, तो हमारे, आपको हैरत होगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि छोटे किसान को सरवाइव करने के लिए सपोर्ट चाहिए। दूसरा जो एक बहुत बड़ी गलती की IMF के कहने पर, और वो ये कि हमने कीमतों से प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइसेस को खत्म कर दिए, और इससे गंदम को जो पिछले साल इतना नुकसान हुआ है किसान को, तकरीबन इनकम जो है किसानों की पिछले साल जी, पॉलिसी की विड्रॉल की वजह से 2000 अरब का नुकसान हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा नुकसान। We have to restore the policy of procurement and support price, particularly for wheat, इसलिए कि वो हमारा फूड सिक्योरिटी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। और तीसरी चीज जो हमें करनी है वो ये है कि आपको हैरत होगी, IMF कह रहा था कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे टैक्स लगा दो। ये बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना। कम से कम जब मैं काफी अर्सा पहले हुकूमत में था जी, मैंने फर्टिलाइजर पर 40% सब्सिडी दी हुई थी। आपको सुन के शायद सरप्राइज हो कि इस वक्त हिंदुस्तान, बिल्कुल मैं हिंदुस्तान की करने लगी थी बात जी, 60% सब्सिडी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये जी वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो एक ज़राअत का शोबा है उसने काफ़ी तरक्की की है हिंदुस्तान में। क्या उसकी वजह ये भी है कि वो उसको स्टडी भी कर रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने स्कूल्स भी बनाए हैं, कॉलेजेस भी बनाए हैं और छूट भी दी है? हम ये कर नहीं पाए, ना PTI की गवर्नमेंट कर पाई, ना मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कर पाई। अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो छोटा किसान है वो सफ़र करेगा अगर हम इस ट्रैजेक्टरी के ज़रिए चलते रहे? देखिए, मुझे जिस बात की परेशानी है कि जो एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ है रिसेंटली जी, उसने एक बात साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मेजॉरिटी जो है किसानों की वो छोटे छोटे उनके पास फार्म है, 1 से 2.5 एकड़ मुश्किल से। जी, इस क्लास को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप जी एब्सोल्युटली आप लोन्स दें, आप प्रोक्योरमेंट प्राइस दें, आप उनको एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज के थ्रू हेल्प करें, खास तौर पे सीड्स वगैरह के इस्तेमाल पे।
तो गुंजाइश बहुत है। मैं एक बात अलबत्ता कहते चलूं कि एक बड़ी नुमाया बात है कि पिछले 5-6 साल में हमारा ज़री शोबा जो है वो सनती शोबा से बेहतर परफॉर्म कर पाया है। ये एक नया रिकॉर्ड है। और इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि सनती शोबे में बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस रहा है, ना होने के बराबर ग्रोथ रेट रही है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जहाँ तक मैं आपके कॉलम्स या आपकी किताबें पढ़ती रही हूँ, आपने हमेशा से ये बात कही है कि आपको इंडस्ट्री को बेहतर करना होगा। जब तक आप बेहतर चीज़ें बनाएंगे नहीं, ज़्यादा महंगी चीज़ें बनाएंगे नहीं, तब तक आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मजबूत नहीं होंगी। तो इसकी क्या वजह है कि इंडस्ट्री कमज़ोर है? ये चूँकि ये एक परसेप्शन है कि जब शरीफ ख़ानदान आता है तो जो सनतकार है वो तरक्की करता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 90 के दहाई में ये बात वाज़ेह हुई थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उस वक्त इन्होंने काफ़ी हद तक जो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया था उससे ग्रोथ रेट में इजाफा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्तबा सबसे पहले तो आप सुन के शायद इस बात की हैरत हो कि सनती शोबे में जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो 25 साल पहले के लेवल से भी कम है। इंडस्ट्री से लोग हट रहे हैं। अब तो आपने नाम सुने भी होंगे, हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां भी छोड़ के जा रही हैं। जी बिल्कुल। इस सेक्टर से और बहुत से वजूहात हैं। एक तो आपको सुन के शायद ये भी परेशानी की वजह है कि हमारा सनती शोबे पर टैक्स का जो बोझ है वो बाकी शोबों से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा है। हमने बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना खून चूस लिया है उस सेक्टर का। दूसरा जो वजह है कि आपने पिछले 4-5 साल में जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया है, हैरत अंगेज इजाफा, खास तौर पे गैस में, तो उसके नतीजे में हम कंपेटिटिव ही नहीं रहे हैं। और मोर रिसेंटली एक और नई वजह आ रही है कि पता नहीं पाकिस्तान को किस तरह किसी ने समझाया है कि रुपए की कदर को मुस्तहकम रखो और वही करते रहे हैं हम, जबकि हमारा एक्सपोर्टर बुरी तरह से मार खा रहा है कंपटीशन में। तो हमें अपनी करेंसी जो है मुनासिब वैल्यूज में रखना चाहिए ताकि हमारे एक्सपोर्टर को कुछ इंसेंटिव तो मिले। आपने पिछले 1 साल से रुपए की कदर तकरीबन एक ही नॉमिनल लेवल पे रखा हुआ है और हमारा एक्सपोर्टर मुतासिर हो रहा है। और अब आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से एक्सपोर्ट्स भी गिरना शुरू हो जाएंगे, हो चुके हैं। अगर आप बेरोजगारी की तरफ देखें डॉक्टर साहब, तो बेरोजगारी की शरह इस वक्त 6.3% बताई जा रही है। आपको आने वाले दिनों में ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है या कम होती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि इसका ज़ाहिर है बराह रास्त जो एक रिलेशनशिप है वो इन्फ्लेशन के साथ भी है। तो ओवरऑल जो एक गुर्बत की सतह है पाकिस्तान में, वो आपको कम होती हुई नज़र आ रही है, ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं आपको एक और बहुत ही अफसोसनाक आदाद शुमार बताना चाहता हूँ। हमारा जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 का हुआ है, बेहतरीन सेंसस, डिजिटल सेंसस, और पहली दफा तहसील तालुका लेवल पर पूरा डेटा उन्होंने छापा है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया है। मगर उसमें जो अफसोसनाक बात है कि उन्होंने ये साबित किया है पॉपुलेशन सेंसस में कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का पैमाना जो है वो 22% है। 6 नहीं, 22%। Those are the real figures. These are the real figures based on population census. आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ेगी, नीचे आने के कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। जी, इस वक्त तो बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको, कुछ का बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कीमतों में डबल डिजिट पे चली गई हैं, कीमतों में इजाफा। अब ये देखना है कि किस हद तक ये बढ़ेंगी। 22-23 में तो खाने पीने की अशिया की कीमतें 40% बढ़ गई थी। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, मगर डबल डिजिट तक जाने का खतरा जरूर मौजूद है। और जो वज़ीर आज़म ने सर्कुलर डेट को मिटाने के लिए या उससे काबू पाने के लिए उन्होंने प्राइवेट बैंक्स के साथ जो मुआहिदा किया है, आप समझते हैं वो फ़ायदेमंद रहेगा?
देखिए, अब एक लिहाज से मजबूरी है कि सर्कुलर डेट तो बढ़ता जा रहा है। आपने अपने आईपीपीस के साथ जो कॉन्ट्रैक्टुअल अरेंजमेंट किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं, उसके तहत आपको उनको उनके कैपिटल कॉस्ट पर एक फिक्स रिटर्न विदाउट टैक्स देना जरूरी है। और जो हालात हैं आपके पावर सेक्टर में लॉसेस वगैरह के, उसके नतीजे में ये देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सर्कुलर डेट में तो इजाफा मुसलसल होता रहा है। तो अब ये देखिए कि ये एक नई पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हुकूमत ने ले ली है टू कट द सर्कुलर डेट, बट बोरोइंग के थ्रू इससे डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, और दूसरी तरफ पाशा साहब, इन्होंने जो है डिफेंस बजट को 20% बढ़ा दिया पिछले बजट के अंदर। क्या ये मुनासिब था? ज़रूर हम एक जंग तो लड़ रहे थे, मगर ये ज़रूरी था कि तमाम डिफेंस फोर्सेस का बजट जो है 20% बढ़ा दिया जाए। हम ये भी तो देख सकते थे कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, कहीं हम हाथ अपना रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं बजट। देखिए, बात यह है कि जो बजट जो पेश हुआ है वो तकरीबन ये जो जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ था, वो उसके 1 महीने के बाद बजट पेश किया गया था। तो उस वक्त काफी ओवरहैंग था जिसे कहते हैं जंग का। तो उसमें हुकूमत ने सोचा मुनासिब के 20%, आमतौर पे हम डिफेंस बजट में 12 से 15% इजाफा देते हैं। इस मरतबा 20% शायद इसलिए भी दिया गया है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन, के खुदा न खास्ता कहीं फिर से कुछ ना हो। और साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होता कि एक इमरजेंसी प्रोविजन में इजाफा ज़्यादा करते बनिस्बत आपके रेगुलर बजट्स में। मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुनासिब समझा हुकूमत ने कि डिफेंस बजट में 20% इजाफा ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, हमारे साथ बात कर रहे थे, माहिर माशियात, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, और ये कह रहे थे कि इस साल जो है फ़ाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, पाकिस्तान की मईशत को लेके चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं, ये साल चैलेंजिंग होगा। उन्होंने ये भी बताया कि ख़ुद जो फिगर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो गुर्बत की सतह है वो 45% तक पहुँच गई है। आने वाले दिनों के अंदर महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और ये साल ख़ासा चैलेंजिंग रहेगा। हमारे साथ ही रहिएगा, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमारी नज़र है। एक वक्फा लिखते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा की आप बात सुन रहे थे और उन्होंने बताया कि कैसे जो अभी हाल ही में सैलाब आए हैं उनका असर जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। हमने डॉक्टर कैसर बंगाली साहब को दावत दी है, माहिर माशियात हैं। उन्होंने 7वें NFC अवार्ड में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी की थी और 8वें NFC अवार्ड के लिए बलूचिस्तान की तरफ से नामजद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से बात हुई तो उनका ये अंदाज़ा था कि जो तबाही आई है सैलाब से, उससे वक्ती तौर पे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। मगर जिस तरीके से हुकूमत अब ये इकॉनमी आगे लेके चल रही है और कुछ तरीके से बेहतर भी है, ब्लूमबर्ग ने भी ये कह दिया कि जी एक जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो टल चुका है। आप समझते हैं कि ये वक्ती होगा और आगे जाके हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, जो एक अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ चुकी थी वो कम होगी? देखिए, जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती है वो तो जो सरफेस पे नंबर्स होते हैं उसको देख के कह देते हैं कि बेहतर है या नहीं है। जब कर्जा मिल जाता है, रिजर्व्स अच्छे हो जाते हैं, हम अपनी जो डेट सर्विसिंग की पेमेंट से वो कर पाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इकोनॉमी स्टेबल है चूँकि हम कर्जा उतार रहे हैं। जो पाशा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 वजह से प्राइसेस बढ़ेगी। एक तो ये है कि the wheat crop has been damaged. Other crops have also been damaged, food crops as well. और वो सब हमें import करना पड़ेगा, which is very costly. And as our imports increase, there will be more pressure on the dollar. So dollar price इस वक्त इन्होंने control रखा है around 280. हो सकता 300 हो जाए, 300 क्रॉस कर ले तो फिर गंदम और आटा भी महंगा हो जाएगा। There will certainly be inflation.
And this inflation is a cost that will be borne by the entire country, not just those areas which are flood affected. और आप समझते हैं कि रुपए की कदर में भी कमी आएगी, चूँकि हमें जो है जिस तरह आपने बताया कि गंदम जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हुकूमत को फिलफौर किस किस्म के मेजर्स उठाने चाहिए कि जो ज़राअत का शोबा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए? इसमें यह कि जब फ्लड्स रिसीड होते हैं तो गंदम की क्रॉप, जो भी क्रॉप उसके बाद आती है वो अच्छी होती है, बिकॉज द सॉइल हैज बीन रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिशन। लेकिन इस साल जो है वो डेफिनेटली अच्छा। फिर ये कि जो गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस देंगे जी, लोगों को कॉम्पेंसेशन पैकेजेस देंगे, दैट मीन्स मनी सप्लाई इंक्रीजेस, देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। सो डिमांड साइड इन्फ्लेशन वहाँ से बढ़ने का अंदेशा है। सो आई एग्री विद पाशा साहब, इन्फ्लेशन विल सर्टेनली राइज, already it's been rising, and it will rise further, and it will put, and what the government can do immediately, I think, to protect my own view is that right now there are about 1 crore families receiving money from BISP जी, बिस्प से, और इनका जो क्राइटेरिया वो ये है कि इनका जो कट ऑफ पॉइंट है, स्कोरिंग जो इन्होंने की हुई है सर्विस से, वो 32 है। Those below 32 receive BISP money, those above do not. I think for 1 year, on 1 year only, the number of BISP recipients को डबल कर दें जी, और ताकि वो जो 1 साल का जो एक बहुत जो प्रेशर पड़ेगा, शॉक आएगा हाउस होल्ड बजट्स पे, वो कवर हो जाए। So 1 साल के बाद we can revert to our usual number, because by then the new wheat crop would have come in, and I think inflation will be under control. मगर आप ये कह रहे हैं कि बिस्प का इस्तेमाल करना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि हमें बिस्प के नंबर्स का इस्तेमाल करने का या बिस्प के प्रोग्राम को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास ख़ुद काफ़ी पैसे हैं और पंजाब हुकूमत ख़ुद जो है वो अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक इमदाद पहुँचा सकती है। पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास पैसे होंगे, उनके पास पैसे, लेकिन उनके पास डेटाबेस नहीं है। माजी में भी, आज तक पंजाब ने भी और तमाम सूबों ने जो भी रिलीफ्स दी हैं अपने लोगों को, उन्होंने BISP का डेटाबेस इस्तेमाल किया है, बिकॉज BISP इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री व्हिच हैज द डेटाबेस फॉर गिविंग एनी काइंड ऑफ रिलीफ। तो कैसर साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिस्प की आप मदद लें, और जो पंजाब हुकूमत ने 20,000 रुपये पर एकड़ छोटे किसानों को दिया है, आप समझते हैं वो नाकाफ़ी है इमदाद? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नाकाफ़ी है या काफ़ी है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आइडेंटिफिकेशन है जी ऑफ हु शुड गेट एंड हु शुड नॉट, ये डेटाबेस इस्तेमाल करना पड़ेगा BISP का। ठीक है, आप उसमें 2,000 दें, 20,000 दें, ज़्यादा दें, लेकिन डेटाबेस जो है वो आपको इस्तेमाल करने का पड़ेगा BISP का। अगर BISP का नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लीकेज होगी, और पंजाब गवर्नमेंट हैज बीन बर्न्ड ऑन दिस। जब 2008 में हमने BISP लॉन्च किया था तो उस वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम BISP को नहीं करेंगे। हमने फॉर्म्स भेजे थे, 8,000 फॉर्म भेजे थे हर पार्लियामेंटेरियंस को। PMLN ने अपने पार्लियामेंटेरियन से कहा कि वो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट न करें, हम अपना फॉर्म देंगे आपको। उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया जिसका कोई डेटाबेस नहीं था, और वो कोलैप्स कर गया। Nobody talks about it anymore. And my information is that 2 billion went in that effort, and finally they had to then release the BISP forms. तो ये पहले आप आजमा चुके हैं, आपने कहा 2000 कब? 2022 में? 2008 में। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की है, और आज के जो सिचुएशन है उससे बड़ी रेलेवेंट है। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बात जो की जाती है वो कही जाती है कि जी NFC अवार्ड का जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, सूबों को बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया, जो वफाक है वो गरीब हो गई। ये भी बात की जाती है कि जी डेट सर्विसिंग और डिफेंस सर्विसिंग के लिए सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि NFC अवार्ड के अंदर ये हम फैक्टर इन कर लें। 38 ट्रिलियन की अब हमारी फॉरेन डेट चली गई है।
तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? अब आपको लगता है कि फिजिकल स्पेस है सूबों में कि वो इसको जज़ब कर ले? देखिए, ये बहुत ज़्यादा स्मोक क्रिएट किया गया है और कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये डिलिबरेट है कि कंफ्यूजन क्रिएट करें। बात ये है कि अगर सूबों ने ये शेयर करना है तो फिर तमाम टैक्सेस सूबे कलेक्ट करें और फिर वफाक को दे जो उनको जरूरत है। देन यू रिवर्स द होल ऑर्डर। अगर सूबों को शेयर करना है, व्हाई शेयर 5%, व्हाई शेयर 25%? Then let the provinces take care of 100%. And जो वफाक को पेमेंट करनी है डेट की, डिफेंस की, वो सूबे फिर दे एक फॉर्मूला के तहत। So then the whole logic, if the provinces are funding federal expenditures, then why give 5%, 10%, 25%? Then the whole logic of NFC is turned on its head. ठीक ठीक, बहुत बहुत वाज़े तौर पे क्लियरली आपने हमें ये बात बता दी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर कैसर बेंगोली साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अपने एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा बताया कि किस तरह 2008 के अंदर BISP का एक प्रोग्राम जो था या उसके जो दादोशुमार थे वो पंजाब हुकूमत को दिए गए थे, उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा, और नुकसान जो था वो 2 बिलियन रुपीज़ के अंदर था। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। फ्लड्स के हवाले से क्या होने लगा है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमने आपको दिखाया। मुनीज़ा जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।